नमस्कार, शिक्षा जगत के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इरम तस्लीम। और जब बात होती है विज्ञान की तो वहाँ पर एक मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सैगन, उन्होंने कहा था कि समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज़ वेटिंग टू बी नोन। कहीं किसी जगह कोई अद्भुत चीज़ इंतज़ार कर रही है कि उसकी खोज हो, और खोज जब होती है तो साधन होती है टेक्नोलॉजी। तो चलिए आज हम भी बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर, उभरती प्रौद्योगिकी पर, कि कैसे ये उभरती हुई प्रौद्योगिकी आज हमारे पूरे जीवन को बदल रही है और उसको और सुगम बना रही है। इस बेहद इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान को। तो चलिए आइए उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुग्धा सिन्हा जी। आप हैं IAS सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। मैम, सबसे पहला सवाल, आप दो बेहद विविध महकमे आप हैंडल कर रही हैं, उनको डील कर रही हैं जो बहुत ही विविध हैं, तो कैसे अपनी दिनचर्या में आप इसको इंटीग्रेट करती हैं? थैंक यू इरम, आपने ये बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न पूछा। और अब ये प्रश्न बहुत सारे लोग इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी को एक क्षेत्र अधिकार जिसे कह सकते हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे पहली बार लाया गया है। बट ये कोई अनोखी चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप न्यूरो साइंस में ह्यूमन ब्रेन को देखें जी, तो उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है। एक हेमिस्फीयर जो है वो रैशनल है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है। दूसरा हेमिस्फीयर जो है वो इमोशनल है, आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है। और जैसे दो आँखें हैं, वो दोनों आँखें एक ही चीज़ देखती हैं, है ना। पर जो दो ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें देखते हैं और उसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी चलती है। तो उसी तरह से ये जो आर्ट एंड कल्चर है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन दोनों का समागम ऑलरेडी है जी। हम लोगों ने इनको डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स में कर लिया है। एक एग्जाम्पल आपको दें और कोविड का समय को ध्यान में रखते हुए दें, तो आपने देखा होगा कि कोविड के समय में आर्टिसंस जो हमारे थे, आर्टिस्ट जो हमारे थे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बिकॉज उनका वर्क ख़त्म हुआ। वहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जो है उनको बहुत बड़ा संबल प्रदान किया और उनके कार्यक्रम हम वर्चुअली कर पाए और ऑडियंसेस को हम ये कार्यक्रम दिखा पाए। तो कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ आर्ट एंड कल्चर में। उसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का काम हुआ एजुकेशन में। हेल्थ में अगर देखें तो उसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हुआ। आज AR और VR और MR जो हैं वो आपके म्यूजियम्स जो हैं वो बाहर के विदेशी म्यूजियम्स हों, चाहे म्यूजिकल प्रोग्राम्स हों, चाहे थिएटर हो, ड्रामा हो, उन सबको लोगों के साथ ला रहे हैं। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर और मेरा डिपार्टमेंट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो एक सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंट है जिसका इस्तेमाल सभी प्रकार के डिपार्टमेंट्स में किया जा सकता है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि साइंस और प्रौद्योगिकी ने आर्ट और कल्चर को लोगों के और करीब भी आया है। यस, कह सकते हैं बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर मैम, तो ये क्यों इस पे बात करना ज़रूरी है और क्या होता है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का जो आपने विषय चुना है वो बहुत ही रेलेवेंट है आज की कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में बिकॉज आप देखो कि टेक्नोलॉजी जो है वो लीप फ्रॉग कर रही है। कहने का मतलब है कि वो इंक्रीमेंटली चेंज नहीं हो रही है। मतलब जिसे कहते हैं कपड़े पर पैबंद लगा के नहीं हो रहा है, नया ही कपड़ा बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है एक डिसरप्शन ला रही है हमारी लाइफ में, है ना। जैसे एजुकेशन के फील्ड में हमने देखा कि कोविड की वजह से डिसरप्शन आया तो लोग ऑफलाइन मोड से सीधे ऑनलाइन मोड में पहुंच गए। तो उस तरह का ड्रास्टिक जो डिसरप्शन है वो टेक्नोलॉजी की पेस है, वो उसकी इनेत काबिलियत हम कह सकते हैं और उसको पहचानना पॉलिसी मेकर्स की काबिलियत मैं समझ सकती हूँ। अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो जो एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन आया वो किस वजह से आया? क्योंकि आयरन की खोज हुई और फायर की खोज हुई तो हंटर गैदरर जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट बन गया, है ना, अर्बनाइज्ड हो गया, शहर बनाने लग गया, वहीं टिकने लग गया क्योंकि आग से खाना पका सकता था। रॉ फूड बिकेम कुक्ड फूड, है ना। एंड जो पेबल्स थे जिनसे वो हंटिंग गैदरिंग करता था वो सिकल बन गई, है ना, धराती बन गई जिससे वो एग्रीकल्चर का काम कर सकता था। फिर अगर हम थोड़ा और करीब आए, सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हम बात करें तो स्टीम से स्टीम इंजन बनी, कोयले से कोयले में आग लगी और स्टीम बना। तो उसी तरह से हम देखें 1980s में इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई जिससे कंप्यूटर्स आए, पेजर्स आए उस ज़माने में। और आज हम डिजिटल एज में जी रहे हैं जिसमें आपकी वर्चुअल है, रोबोटिक्स हैं,
बहुत सारा की टेक्नोलॉजीज़ हैं। मेडिकल के फील्ड में देखें तो आज आप दूरबीन के माध्यम से, लेज़र के माध्यम से, फेकों के माध्यम से आप जो है ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो पहले आप फिजिकली चीर फाड़ करके करते थे। तो सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे इमर्ज कर रही है। और जब हम बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, तो उसका कहने का मतलब है कि वो आज नहीं उभरी हैं, उन पे काम और उन पे रिसर्च है ना, क्योंकि जैसा आपने कार्ल सगान के बारे में कहा, तो वो रिसर्च जो है बहुत पहले से शुरू होती है। बिल्कुल। आज आप देखो कि पहले IVF आया था, कि जो महिलाएं जो हैं वो किसी वजह से जो है कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो आज IVF के माध्यम से कंसीव कर रही हैं, है ना। बट उससे भी एक बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में है, क्योंकि आजकल एज ऑफ मैरिज आगे बढ़ रही है, तो क्रायोजेनिक्स के माध्यम से लोग अपने एग्स जो हैं प्रिजर्व कर रहे हैं और चूज कर रहे हैं कि कब मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेट एज में भी अगर चाहती हूँ, तो जो बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, राइट। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल लाइफ्स में और जो पब्लिक लाइव्स है, जैसे आप देखो एयर प्यूरिफायर्स घर में हैं, और आपने देखा जब चाइना में बहुत सारा इशू आया था एयर का, तो ह्यूज एयर प्यूरिफायर्स लगाए गए, जिससे शहर की एम्बिएंट क्वालिटी ऑफ एयर जो है उसको सुधारा गया। बिल्कुल। तो सब तरह की ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आ गई हैं मार्केट में, उभर रही हैं, और उन पर रिसर्च बहुत पहले से शुरू है। जैसे जैसे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉल्व करने के टेक्नोलॉजी के माध्यम से तरीके ढूंढे जा रहे हैं। तो जो रिसर्च स्टेज में थी, जैसे ही वो अर्जेंट होती हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ जाती है। और जिस तरह से आपने बताया और जिस तरह से हम देख रहे हैं विकास इस प्रौद्योगिकी का, तो मैम इसमें हम देखें तो बहुत ही अनस्टेबिलिटी है। कल कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो आप एज अ डिसीजन मेकर जब आप इस कुर्सी पे हैं, तो आप किस तरह से डिसीजन लेती हैं कि जो कल आने वाली टेक्नोलॉजी है वो कैसे बच्चों तक पहुंचाई जाए और कैसे आप उसको इंटीग्रेट करें? फैंटास्टिक क्वेश्चन इरम, ये बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है, स्पेशली पॉलिसी मेकर्स के लिए। और पॉलिसी मेकर्स के जो स्टेक होल्डर्स हों, जो सिटीजन्स हों या कंज्यूमर्स हैं टेक्नोलॉजी के लिए, उनके लिए भी बहुत रेलेवेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं बात एक तरफ हम ये कर रहे हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो टेक्नोलॉजी का अंडर साइड भी है ना। और अंडर साइड है द टिरेनी ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम जो चीज़ें बिना टेक्नोलॉजी के पहले भी कर लेते थे, अब वो टेक्नोलॉजी पे इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस हमारी हो गई है कि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जो आज दर्शक देख रहे हैं वो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। अब एक मोबाइल फ़ोन के साथ जो मैनुअल आता है, वो इतना मोटा मैनुअल होता है कि अगर आपको उस मोबाइल फ़ोन के सारे फीचर्स को यूज़ करना है और समझना है, तो वो मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं न्यूरोसाइंस में कि ह्यूमन ब्रेन जो है, केवल एक आदमी पूरे, इवन साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन 8 से 12% ही अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर पाता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में। उसी तरह से मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम मुश्किल से 2 या 3% जो हमें पता होती है, उससे हम काम चला लेते हैं आम इंसान। अब आप इमेजिन करो टेक्नोलॉजी लीप फ्रॉग कर रहा है। लीप फ्रॉग करने का मतलब ये हुआ कि इस टेक्नोलॉजी में रोज नए सॉफ्टवेयर आएंगे और वो अपग्रेड करेंगे टेक्नोलॉजी को। तो आम इंसान को उस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग न्यू टेक्नोलॉजीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिसी मेकिंग का इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है नीश यूज़। कहने का मतलब है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस विभाग में किस समस्या को सॉल्व करने के लिए होगा, उसकी नीश यूज़ पॉलिसी बननी चाहिए। जैसे ड्रोन्स आ गए, अब ड्रोन्स क्या करने में सक्षम हैं? विभिन्न प्रकार के ड्रोन्स हैं। कौन सा ड्रोन अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है, कौन सा ड्रोन ऊपर से एग्रीकल्चर के सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह से कर सकता है, कितने एरिया में कर सकता है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कौन से प्रकार का ड्रोन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ना। वो नीश यूज़ पॉलिसी होती है, जिसको हमें पॉलिसी मेकर्स को ध्यान में रख के हर टेक्नोलॉजी के लिए हर डिपार्टमेंट में इस नीश यूज़ टेक्नोलॉजी की पॉलिसी बननी चाहिए। जैसे कुछ पॉलिसीज़ हैं किसी विभाग में ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगी और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, वही सेम टेक्नोलॉजीज किसी और विभाग में जो है शायद उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द बैकबोन ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैं कहती हूँ, वो है डाटा, है ना, इंसान का डाटा। डेटा इज द न्यू ऑयल टुडे।
बिल्कुल। आपका डिजिटल वर्ल्ड में आज की तारीख में कुछ भी करना हो तो आपको डेटा चाहिए। आज की तारीख में अगर आपको किसी प्रोग्राम में इनवाइट करना है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर होने चाहिए, इनवाइट को पॉपुलर वायरल करने के लिए आपके पास ईमेल एड्रेसेस होने चाहिए। उसी तरह से अगर मेडिकल में आपको किसी को वैक्सीनेशन करना है तो डेटा होना चाहिए। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब चीज़ें जो हैं, डेटा साइंसेस, कंप्यूटेशनल साइंसेस, ये साइंसेस पे प्लस जियोस्पेशियल डेटा, जी, है ना। कहने का मतलब कि इतने सारे नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, अर्थक्वेक्स आती हैं, सेस्मिक डेटा होता है, एवलांचेस आते हैं, तो प्रिडिक्टिव साइंसेस, बिल्कुल, मतलब जो पहले से एंटिसिपेट कर लें। तो वेदर के फील्ड में, स्पेस में आपने देखा है कि अब आदमी जो है वो मून से मार्स तक पहुंच रहा है। जी, हमने अभी जो है कुछ दिन पहले जो है परसिवेरेंस को लैंड किया है। मार्स की अच्छी अच्छी फोटोज हमें देखने को मिला है। और स्पेस में हम अगर बजट की बात करें तो वहाँ भी उसको अच्छी स्पेस मिली है, स्पेस खुला है स्टार्टअप्स के लिए। यूथ जो है उनको एक मौका मिला है कि वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ अगर आपने स्पेस का जिक्र किया तो हम भी आपसे जानना चाहेंगे मैम, क्या कुछ नया हो रहा है स्पेस की फील्ड में? यस, मुझे बहुत खुशी हुई इस बार का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान का बजट है उसको देख के। उसमें पहली बार जो है, जो हम काफ़ी सारे कैंपेन्स पहले कर रहे थे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के साथ, नासा की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ, उसको इस बार स्टेट के बजट में मान्यता मिली है। और स्टेट के बजट में ये कहा गया है कि 1500 सरकारी स्कूलों में साइंस एंड स्पेस क्लब्स की स्थापना की जाएगी और उसमें जो है एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन नासा के माध्यम से चलाया जाएगा। तो हम बात करते हैं जब भी स्पेस की, तो हम महिलाओं की साइंस को, महिलाओं को साइंस में भी लाना है, महिलाओं को आर्ट्स में भी लाना है, महिलाओं को बेसिकली एम्पावर करके आगे लाना है। और एक महिला एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी फील होती है। हाँ, होती है। बट स्पेस की बात करें तो हम अगर इंडिया में देखें तो एक ही नाम सामने आता है, कल्पना चावला का, बिल्कुल, है ना। ये जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है बच्चों को अवेयर करने का कि नासा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि जो इंडियन साइंटिस्ट मिसेस वंदिता वर्मा जो नासा में काम करती हैं, वो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने रोबोटिक्स पे काम किया है और नासा में जो ये रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके मार्स पे लैंडिंग की जा रही है, उसका पूरा दारोमदार उनके ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को छोटी उम्र से उनके स्कूल के माध्यम से स्पेस और साइंस के बारे में जागृत किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जो है अपने करियर को चूज़ कर सकें। बिकॉज आगे आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का है, स्पेस का है। और आप देख रहे हो कि इसरो जो है वो बहुत सारे स्पेस की सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है। तो अभी जो धरती पे कम्युनिकेशन है वो डिजिटल है और स्पेस पे जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट से है। और जो इनफैक्ट सैटेलाइट्स हैं तभी ये सारा डिजिटल कम्युनिकेशन भी हम स्पेस अर्थ पे कर पा रहे हैं। तो जो एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को साइंस के प्रति, जो रुझान होगा, बिकॉज साइंस एक स्किल है ना, रिसर्च एक स्किल है, इनोवेशन को ढूंढना, एक क्यूरियोसिटी, एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, एक इंक्वायरी, उन सब से उभरता है। तो वो बच्चों में अगर छोटी उम्र में वो साइंस के प्रति स्किल पैदा हो जाएगी तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है ना, तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो वो आम जिंदगी में भी एक ऑब्जेक्टिविटी के नजरिए से दुनिया के दृष्टिकोण को देखने का अवसर बच्चों में पैदा हो। बिल्कुल, आर्टिकल 51 को आप यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली कर रही हैं इम्प्लीमेंट। और मैम अगर मोटे तौर पे बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहें कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं थोड़ा सा एक डिफ्रेंसिएशन करना चाहूँगी सभी लोगों के लिए। जब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजीज़ एक यूनिवर्सल सेट है। उसी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका ज़माना था 1980 से लेके अभी तक, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आगे कहते हैं एक 1993 में एक शब्द कॉइन हुआ था कि एज ऑफ इमेजिनेशन, है ना। तो वो आगे आने वाला समय जो है वो एज ऑफ इमेजिनेशन का है, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं। कल तक हम जो थे, जब मैं स्कूल में थी
तो मून पे जाना ही अपने आप में बड़ी बात थी, है ना। आज हम मार्स में जा रहे हैं, कल शायद वीनस पे जाएंगे, फिर मर्क्यूरी पे जाएंगे, और पता नहीं आगे क्या क्या। तो एज ऑफ इमेजिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, और क्योंकि हम कोविड के समय से उभर रहे हैं अभी, और वैक्सीन्स का दौर चल रहा है, नए वैक्सीन्स में बहुत स्टडीली ग्रोथ हो रही है, तो ये भी एक इजाद ही है। टेक्नोलॉजीज है ना, टेक्नोलॉजीज भी हैं, ये रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। तो आगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 की हम बात करते हैं, वो साइंस पर बेस्ड होंगी जी, है ना। और जब ये मैं बात कहती हूँ तो ये हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हो रहा है, बिल्कुल सही। और वो रिसर्च से साइंस होगी, साइंस से इन्वेंशन होगा, जो कार्ल सगान की डिस्कवरी आप बात कर रहे हो, वो इनोवेशन होगा। वो इनोवेशन जब कमर्शियलाइज हो जाएगा इनक्यूबेटर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, तब वो आम जनता को सुलभ रूप में अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्षेत्र जो होगा पब्लिक और गवर्नेंस के हिसाब से, वो होगा डेटा साइंसेस और कंप्यूटेशनल साइंसेस का, है ना। फिर अगर हम बात करें तो जियो स्पेशियल डेटा जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है ना। ड्रोन टेक्नोलॉजी तो है। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल में जो केमिस्ट्री की विधा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी 2 दशक से इम्पॉर्टेंट है, तो बायोटेक्नोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होगी। अगर एनवायरनमेंट में देखें तो हमें लगता है हम बहुत बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, है ना। तो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, कि हम वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं, तो इन सब से जुड़ी टेक्नोलॉजीज प्लस ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट हम दे रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की बात करें तो वो कहते हैं हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री स्पेस हैं, एयरपोर्ट हैं। तो बात होगी न्यू मटेरियल्स, रिसर्च इन न्यू मटेरियल्स की, है ना। जो हम कपड़ा पहनते हैं, बात हम कर रहे हैं कंज्यूमरिज्म से मिनिमलिज्म की तरफ जाने की, क्योंकि हर चीज़ जो हम खरीदते हैं उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है। हम हर इस्तेमाल जो चीज़ करते हैं, कहीं से ट्रैवल करते हैं, फेसबुक पे आते हैं, वो सब हम कार्बन फुटप्रिंट्स की बात कर रहे हैं। फिर बात आएगा, क्योंकि हम बहुत सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अब नेट पे कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी वाली चीज़ें आएंगी, वो स्पेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हम आर्ट की बात करें तो हमारे म्यूजियम्स, अब बहुत सारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हुआ है, आगे सब लोग घर बैठ के दुनिया देखना चाहेंगे। जैसे महाभारत में संजय ने सारी महाभारत दिखाई थी, तो वो AR VR डिजिटल एंड MR टेक्नोलॉजीज होंगी। रोबोटिक्स की हम बात कर रहे हैं, आज आप देखो साउंड में कितना टेक्नोलॉजी आया है, सीरी, एलेक्सिस, इको डॉट, ये सारी चीज़ें अब आम हो गई हैं। आप रिमोट कंट्रोल से यहाँ बैठ के अमेरिका में अपना घर और अपना कार खोल सकते हो। आप रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से जो है अपने घर में क्या कर रहे हो वो देख सकते हो, है ना। तो मुझे लगता है एक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिमोट सेंसिंग, है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, जो चीज़ें पहले केवल इंस्टीट्यूशंस में होती थी, जैसे वेंटिलेटर्स थे, तो PPE का ज़माना आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आप पहले हॉस्पिटल्स में केयर गिविंग के लिए जाते थे, वो चीज़ें आप जो हैं रोज़मर्रा की वो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन होगा चीज़ों का, मिनिचराइजेशन होगा, प्रिसिशन टेक्नोलॉजी आएगी मार्केट में, इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, कारों के डिज़ाइन चेंज होंगे, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स आएंगी। लोग सोचते हैं कई बार कि लिफ्ट जो है, जिस सेल्फ ड्रिवन कार्स कैसे होंगी, है ना, कैसे होगा। लिफ्ट में हाथ चलते हैं, हम खुद बटन दबाते हैं, लिफ्ट अपने आप ऊपर पहुंच जाती है। तो उसी तरह से जिस तरह की लिफ्ट की टेक्नोलॉजी आसान हो गई, उसी तरह से एक दिन सेल्फ ड्रिवन कार्स की टेक्नोलॉजी या पॉड्स की टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन पॉड्स, अभी हमको आदत है सड़क पे चलने की, हम एयरप्लेन में चलते हैं, बट एयरप्लेन और सड़क के बीच में भी जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पे जो है बहुत सारी कंपनीज काम चल रही हैं। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं जिनका ज़माना आ चुका है, क्योंकि रिसर्च ऑलरेडी हो रही है। और आपने जितनी टेक्नोलॉजीज गिनवाई है, ऐसा हमारे स्टूडेंट्स के लिए गलियारे हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या एवेन्यूज हैं जहाँ वो ऑप्ट कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। और आप जब ये टेक्नोलॉजीज गिनवा रही थी, मैं यहाँ इमेजिन कर रही थी नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, क्रायोजेनिक्स, आजकल ये भी बात हो रही है, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, काफी बर्निंग फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत स्कोप है और एक वास्ट आपके पास सिनेरियो के वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और मैम जब काम करने की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, तो वहीं बात आती है स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप्स और उसके अलावा और भी कई ऑप्शंस किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं?
नो, स्टार्टअप्स के बारे में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रूरल इनोवेशंस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बजट में काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स की गई हैं कि ये रूरल इनोवेशंस जो हम स्काउट करते हैं, जी जी जी, कहने का मतलब कि कहाँ कहाँ पर रूरल इनोवेशंस हो रहे हैं उनको देखना, है ना, और उनको देख के जो है प्रोमिनेंस देना, ये देखना कि क्या ये जो एक व्यक्ति ने इंसान ने कोई टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, क्या वो अपस्केल हो सकती है, क्या वो कमर्शियलाइज हो सकती है, क्या वो पेटेंटेबल है, क्या उसके रॉयल्टी रेवेन्यू शेयरिंग के मैकेनिज्म्स बन सकते हैं, है ना, जिससे आमदनी हो सके। कोई पेटेंट ले, कोई टेक्नोलॉजी का इजाद करे तो वो उससे कमाई कर सकता है क्या उससे एमएसएमई सेक्टर में या इंडस्ट्री के सेक्टर में क्या उसको मास मैन्युफैक्चर करके उस टेक्नोलॉजी को उसको थोड़ा सा बेटर करके क्या वो आम जनता को ऑफ द शेल्फ परचेज की जा सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए कि मैंने कुछ टाइम पहले जब मैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के साथ काम करी थी साइंस में, तो मैंने देखा कि अभी तक हम जयपुर फुट की बात करते थे, है ना, जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर था। आज की तारीख में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी एक जिसमें मुझे ये देखने को मौका मिला, वहाँ पर एक 4th सेमेस्टर में पढ़ने वाले 2 बच्चों का एक स्टार्टअप है जिन्होंने बायोनिक आर्म बनाया है। कहने का मतलब है कि अभी तक तो कटे हुए पैरों के लिए जयपुर फुट था, बट अब जयपुर कुछ टाइम में इसलिए भी जाना जाएगा कि एक बायोनिक आर्म पे काम हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड एक्चुअली वो आर्म ऐसा है कि आप बाजार से खरीदें उसको, है ना, और बाजार से खरीद के आप खुद फिट कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हैं। पहले जो आर्म बना था उसमें आप केवल अगर पानी का ग्लास पकड़ सकते थे तो उसमें दूसरे उसी हाथ से पानी नहीं डाल सकते थे जी। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे यूजफुल असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, कहने का मतलब कि जो लोग दिव्यजन हैं जी, जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, है ना, उन सब के लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज को भी मौका मिलना चाहिए लोगों की मदद करने का, बिकॉज टेक्नोलॉजी लीवर है जो है, एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल। और मैम जब लीवर है टेक्नोलॉजी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कैसे हम आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी। ये हमारा एक प्रोग्राम है डीएसटी में, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। कहने का मतलब है कि जो पढ़ाई बच्चों को कराई जा रही है स्पेशली साइंस की, रिसर्च और इनोवेशन की, क्या वो ऐसी पढ़ाई है जो प्रैक्टिकल है, जो उनको यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद क्या इंडस्ट्री में उनको नौकरी मिल सकती है। तो अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट को यूनिवर्सिटीज़ में एज एडजंक्ट प्रोफेसर्स बुलाएं तो उनके एक्सपीरियंस से वही जो किताबी पढ़ाई है उसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है। इस तरह की हमने एक स्कीम निकाली है जिससे ये इंटरैक्शन, और बच्चों को ये भी पता चलेगा कि जो इंडस्ट्री के लोग आए हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, उसके बेसिस पे हमें कहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो शिक्षा जो है जिस वजह से दी जा रही है उसका मकसद पूरा होना चाहिए कि आदमी अपने पैर पे इकोनॉमिकली उस स्किल को प्राप्त करके, शिक्षा की स्किल को प्राप्त करके जो है आगे बढ़ सके। बिल्कुल, और अपनी राह चुन सके। और आपने जिस तरह से आज जानकारी दी कि स्टार्टअप्स और किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपना विस्तार कर रही है और कैसे आज आप एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो क्या कुछ ऑफर्स वो देती हैं और क्या कुछ आप इससे इस फील्ड में आप कर सकते हैं। तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मुग्धा सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया। अब इजाज़त दीजिए रम तस्लीम को, नमस्कार।